साथियों नमस्ते। आज हम लोग खास तौर पर अभी पिछले दिनों संसद की चर्चा में बहुत सारे बातें बहस में आई हैं। अभी पिछले दिनों यूएपीए के मामले में भी आया कि किस तरह से जो कन्विक्शन रेट है मात्र बहुत कम है। खैर अभी हम जो बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और ख़ास तौर पर जेलों में जिनकी संख्या इस बहुजन समाज के लोगों की ज़्यादा है, वंचित समाज के लोगों की ज़्यादा है, उस सवाल पे हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं। भारत में अभी लगातार संसद में अभी एक प्रश्न के उत्तर में इस बात की चर्चा आई है कि जेलों में 65% कैदी अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ी जातियों के हैं। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि आखिर में जो इस देश में कानून बना है, संविधान है, लॉ है, उसका कैसे मिसयूज किया जा रहा है। जहां पर कानून बना, संविधान बना, तमाम चीजें इस बात के लिए है कि ये इसको प्रोटेक्ट करेंगी। संविधान इस बात को कहता है कि प्रोटेक्ट आप इनके लीगल राइट्स को करिए, लेकिन किस तरीके से एक खास जो जातियां हैं उनको उनकी संख्या जेलों में ज़्यादा है और किस तरीके से उनको अपराधी बना करके, जिस तरह से अंग्रेजों के समय में ट्रीट किया जाता था, उस तरह से बहुजन समाज की बहुत सारी जातियों को आज भी उसी तरह से ट्रीट किया जाता है। पिछले दिनों इस पर एक महत्वपूर्ण सवाल आया था कि जब भारत में मुसलमानों की आबादी से कम और आबादी में कम हम जेलों में ज़्यादा करके बातचीत आई और उसमें भी इस बात को लेकर बात बहस में आई कि लगभग 33% से अधिक जो है जेलों में ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और कहीं पर भी आप चले जाइए, आप जेलों के सामने अगर आपका अनुभव हो तो अगर जेलों के कभी मिलने के लिए किसी से जाइए, यहाँ पर वहाँ पर आप घूमते हुए जाइए तो आप वहाँ पर लोगों को देख करके आप समझ सकते हैं। अभी जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि लोगों के कपड़े देख करके जांच सकते हैं, लेकिन इसी तरह से भारत की एक बहुत बड़ी आबादी है, उसके लिविंग स्टैंडर्ड से आज भी हम लोग जब गाँव में घूमते हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड से इस बात का अनुमान लगने लगता है कि आप किस जात के मोहल्ले में किसके एरिया में घूम रहे हैं। खैर वो एक दूसरी बात हो जाएगी। जेलों में इस समय करीब 4.7 लाख लोग सजा काट रहे हैं, माने 4.7 लाख लोग सजा काट रहे हैं। इनमें से 3.16 लाख कैदी अनुसूचित जात, जनजात और अन्य पिछड़ी जाति के हैं। मतलब कि 4,79,000 कैदियों जो सजा काट रहे हैं उसमें 3,16,000 कैदी ये अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ी जातियों के हैं। मतलब कि आपने रिजर्वेशन तो नहीं दिया पिछड़ी जातियों को, आपने उनकी गिनती नहीं किया है, लेकिन जिसमें अगर देखे जाए तो लेकिन जेलों में उनकी गिनती पर्याप्त संख्या में 65% है। इस देश में रिजर्वेशन भी 50% से नीचे ही रखा गया है, लेकिन जेलों में आपने 65% से ऊपर ही कैदियों को रखा है। और ये बात ये आंकड़ा बुधवार को किसी सवाल में के जवाब में संसद में पेश किया गया। ये कोई मेरा आंकड़ा नहीं है या किसी इंडिविजुअल या किसी व्यक्ति का आंकड़ा नहीं है जो किसी आंकड़े पे हम बात कर रहे हैं। दूसरा कि इसी बात में है कि दिसंबर 2019 तक इन आंकड़ों के आधार पर 65.90% कैदियों में सबसे ज्यादा अन्य पिछड़ी जाति के कैदी हैं। मतलब कि 65.90% जो प्रतिशत कैदी हैं उसमें अन्य पिछड़ी जातियों के कैदी हैं। अन्य पिछड़ी जातियों में बात करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी बिहार में जहां पर हम लोग बैठे हैं, खासतौर पर मैं आजमगढ़ में बैठा हूँ, यूपी बिहार में महादलित अति पिछड़ा के नाम पे बड़ी राजनीति हुई। बिहार में तो बड़े पैमाने पे हुई और देखिए तो वहां पर नीतीश जी की सरकार में इस बड़ा जो बीजेपी की जीत है इसमें बड़ा फैक्टर है। इस बात को अन्य पिछड़ी जातियों के साथियों को भी देखना पड़ेगा कि 65.90 में अन्य पिछड़ी जातियों के हैं। आज उत्तर प्रदेश में हम सिर्फ कर लें कि राजभर समुदाय, पटेल समुदाय, इसके बाद प्रजापति, इसके बाद आपका ले लीजिए निषाद, इसके बाद आप ले लीजिए कुशवाहा, मौर्य। आप इन जातियों में लगातार इनके नेता इस दल से उस दल, उस दल से उस दल, बंदर की तरह लंगूर बन के चुके हैं। लेकिन इस बात को कभी नहीं बात होती है, इस बात को लेकर कभी आपने चर्चा सुनी?
ये एक स्वाभाविक सा हमारा गुस्सा इस बात को लेकर है कि जो हक हिस्सेदारी की बात हो रही है, आखिर में जब इस देश की जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको बड़े पैमाने पर आप उसको क्रिमिनल के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, उनकी जेलों में संख्या है, आखिर में राजनीति का सवाल क्यों नहीं बन रहा है? और राजनीति का सवाल, ये सवाल उस अन्य पिछड़ी जातियों के जो तमाम नेता हैं उन पर भी सवाल उठता है। हमारे शिवदास साथी है, बनारस के साथी हैं, वो लगातार मैं देख रहा हूँ, लगातार वो जो है जो अन्य पिछड़ी जातियों के ऊपर जो पुलिसिया उत्पीड़न होता है, दमन होता है, उन सवालों को लेकर लगातार वो बात करते हैं। अभी जो मेन स्ट्रीम के जो राजनीतिक दल हैं, वो बीजेपी तो जो कर ही रही है, जो मेन स्ट्रीम के राजनीतिक दल हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि नहीं अन्य पिछड़ी जातियों को लुभाने के लिए क्या क्या खो रहा है। कोई अभी तो सभी लोग नहान कर रहे हैं, कोई यहाँ गंगा में नहा रहा है तो कोई यमुना में नहा रहा है, लेकिन सवाल और ये नहान अन्य पिछड़ी जातियों को कैसे गोलबंद किया जाए, राजनीतिक रूप से उनको लेंगे, लेकिन उनकी हिस्सेदारी पे कोई बातचीत नहीं है। साफ तौर पे रहेगा, हिस्सेदारी पे बातचीत नहीं है, क्योंकि सवाल आरक्षण जुमला नहीं सिर्फ है, वो अन्य पिछड़ी जातियों के जो उनके हक हकूक इंसाफ का सवाल है, सोशल जस्टिस पे एक हमला था। और अन्य पिछड़ी जातियों पे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात करने की जरूरत है, सवाल उठाने की जरूरत है कि आप बार बार कहते हो रिजर्वेशन की बात में कभी इस बात में बात नहीं होगी कि आपके समुदाय के लोग इतनी बड़ी संख्या में जेलों में कैद हैं, उन पे आपके नेता कभी बता दीजिए, चाहे बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर आप बता दीजिए कि कोई नेता इस बात पे बात करता है। हम मुस्लिम समुदाय का हम धन्यवाद देना चाहते हैं, वहां पर कम से कम इस तरह की बहस है, डिबेट है, वहां पर इस तरह की चीजों को लेकर बहस होती है कि हमारे समुदाय के तमाम लोगों को कैसे जेलों में कैद किया गया, उनके लिए लड़ाइयां भी लड़ी जाती है, हम तमाम लोग होते हैं। लेकिन रिहाई मंच जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार वंचित समुदाय जो जेलों में कस्टोडियल किलिंग हो, इनकाउंटर हो, एनएसए गैंगस्टर, तमाम सवाल होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं तो एक उदासीनता दिखती है पूरी पिछड़ी जातियों में, दलित जातियों में, खासतौर पे जो हिंदू समाज की जो जातियां हैं, अब हिंदू माना जाए कि न माना जाए, अगर हिंदू मान करके उनको आप जेलों में कैद रख रहे हैं तो खैर एक बड़ी बहस हो जाएगी वो जो है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है कि अन्य पिछड़ी जातियों की संख्या सबसे ज्यादा इसमें है। इनकी संख्या 1.63 लाख है, जबकि 99,273 कैदी अनुसूचित जाति के और 53,336 कैदी अनुसूचित जनजाति के हैं। मतलब 1.63 लाख लोग अन्य पिछड़ी जातियों के कैदी हैं, और वहीं पर अनुसूचित जाति के 99,000 कैदी हैं और अनुसूचित जनजाति के 53,000 कैदी हैं। ये आंकड़ा है। आप इससे समझ सकते हैं कि भारत में सिर्फ अन्य पिछड़ी जातियों का सवाल नहीं है, भारत में इतनी बड़ी आबादी, अभी देखिए अभी भीमा कोरेगांव मामले में रूना विल्सन के लैपटॉप से जो तमाम चीजें उनको जो छेड़छाड़ किया गया, जिस तरह से गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, तमाम इस तरह के नेताओं को, हमारे मानवाधिकार से लेकर लोकतांत्रिक अधिकारवादियों को जिस तरह से जेलों में डाला गया, वो सब के सब लोग आप देख लीजिए, उनके भाषण देख लीजिए, उनके लेखन को देख लीजिए, उनके सवालों को देख लीजिए, वो सब के सब इन्हीं 53,336 कैदी जो अनुसूचित जनजाति के सबसे ज्यादा आदिवासियों के सवालों को उठाया है। लेकिन सवाल क्या, अगर 53,000 कैदी अनुसूचित जनजाति के हैं तो सवाल इस बात का क्यों है, क्या तब सवाल उठाना गौतम नवलखा का, सुधा भारद्वाज का उठाना गुनाह था? नहीं गुनाह था। आप इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि इनके सवाल को न उठे। वहीं पर अगर कैदियों के लिए मई 2016 में प्रिजन मॉडल लाया गया था, जिसके अंतर्गत बंदियों की शिक्षा पुनर्वास के लिए कई प्रोग्राम चलाए जाने के लिए कहा गया था, साथ ही उनकी व्यावसायिक शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर जोर देना था, ये भी उन्होंने संसद में कहा। सवाल इस बात का है, उत्तर प्रदेश में मुझे जो कोरोना काल में जो आंकड़ा था, उत्तर प्रदेश में 1.4 लाख कैदी सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। और अगर इनमें देखा जाए तो जब कोरोना में छोड़ने की बात आई थी तो उत्तर प्रदेश की, मुझे लगता है कि मैं अगर भूल नहीं रहा हूं तो उत्तर प्रदेश में 59,000 या समथिंग 49,000
का उनको माने यहाँ पर जगह जेलों में है, लेकिन अपनी संख्या से दुगना इन्होंने कैदियों को रखा था। मतलब कैदियों को नहीं रखा था, साफ तौर पर यहाँ पर अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा, दलित समुदाय के लोगों को भेड़ और बकरियों की तरह इन्होंने जेलों में कैद करके रखा है। इनके उनके 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 राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है, प्रिजनर राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है। और इस देश में बहुत मुश्किल इस दौर में है, जब हम प्रिजनर राइट की बात करते हैं तो समाज लगता है कि हम अपराधी की बात कर रहे हैं। अपराधी नहीं भाई, प्रिजनर, कोई प्रिजनर है उसका अपना राइट है। यहाँ तक कि आजमगढ़ में हमारे एक साथी आदिल भाई हैं, उनके मामा के लड़कों को जब वो जेल से कोरोना के नाम पर जेल से जब छोड़े जा रहे थे लोग, तो जो छोड़े जा रहे थे, छोड़ के आ रहे थे, तो उनको फरिया के ही रहने वाले थे, अभी पिछले दिनों मुलाकात हुई, उनको फिर से उठा करके गैंगस्टर में डाल दिया। क्यों? क्योंकि सरकार ने तो कह दिया है कि मुसलमानों को गैंगस्टर लगा दो, दलितों को गुंडा एक्ट लगा दो, किसी को पा जाओ तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता करके एनएसए लगा दो। तो सवाल इस बात का है कि हम जिस बात पे बात कर रहे हैं कि भेड़ और बकरियों की तरह इतनी बड़े आबादी को रखा जा रहा है। अब देखिए साथियों, अब इसमें जो सवाल है कि सिर्फ यहीं पर नहीं रुक रहा है। 31% महिला बंदी अन्य पिछड़ा वर्ग की है। मतलब कि इस देश में अभी जो महिलाओं को 33% आरक्षण की जो पूरी बहस थी, बात थी, उसमें अभी वो बात बस अभी रही। इस देश में महिलाओं का एक बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ। जो लोग कहते थे कि यहाँ पर महिलाएं कमजोर हैं, वो अपने सवाल को उठा नहीं सकती हैं, उन्होंने दिखाया। अभी सीए के बाद सीए को लेकर फिर कल से ड्रामेबाजी, नाटकबाजी, क्रोनोलॉजी समझा रहे थे अमित शाह, हमारे देश के गृह मंत्री। फिर से उन्होंने शुरू कर दिया कल जाकर करके बंगाल में कि हम सीए लाएंगे तो हम नागरिकता देंगे, तो हम ऐसे करेंगे। तो अभी लक्ष्मण भाई भैया तो तो साथियों, सॉरी, बच्चे शोर कर रहे थे। अमित शाह भी क्रिमिनोलॉजी समझा रहे थे, और क्रिमिनोलॉजी समझ लीजिए है, इस बात को लेकर है। और लगातार अभी हमारी माताएं बहनें लगातार सड़क पे खड़ी हुई आज। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पिछड़ी जातियों की बात करें, हमारे प्यारी पिछड़ी जातियों से कई महिला नेता भी हैं, कई लोग भाजपा के साथ भी, कई लोग बाहर भी हैं। सवाल है कि 31% महिला बंदी अन्य पिछड़ा वर्ग की है। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको 54% रिजर्वेशन की बात, उनकी संख्या 54% की मानी जाती है, और लगातार वो तबका बड़े पैमाने पर मानता है, जब कि हमको इतना हमारा हक है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग में लगातार जो तमाम जातियां हैं वो आती गई, अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या बढ़ती गई है। यहाँ तक कि राजनाथ सरकार की या रामप्रकाश गुप्ता की सरकार में गुप्ता जाति के लोग को भी अन्य पिछड़ा वर्ग में लाया गया। लेकिन सवाल साथियों इस बात का है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को मात्र 27% रिजर्वेशन दिया गया है, और उसमें 12% मात्र नौकरियों में है। और उसकी महिलाओं की संख्या जेलों में कितनी है? 31%। मतलब फिर आप माने कि एक तरफ तो महिला का रिजर्वेशन भी आप खा जा रहे हैं, उसके अधिकार को भी खा जा रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी जेलों में संख्या जो है वो 31% है। मतलब कि रिजर्वेशन जो अन्य पिछड़ा वर्ग को मिल रहा है 27%, उससे भी एबव में उससे भी 4% बढ़ाकर दे रहा है। मतलब कि आपको दमन करना हो, आपको कुछ करना हो, उसके लिए आप नहीं आंकड़ा देखेंगे, उसको आप जेलों को भर देंगे, गोली चला देंगे। लेकिन जब उनके हक हकूक इंसाफ का सवाल होगा तो आपको नहीं देंगे। 19,913 महिला कैदियों का अगर जातिगत वर्गीकरण करें तो इनमें सबसे ज्यादा संख्या 6,360 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला बंदियों की है, जबकि अनुसूचित जाति की 4,467 और अनुसूचित जनजाति की 5,236 महिला बंदी है। कुछ साथी हमारे शिवदास भाई इस बात को अभी रखा है इन्होंने कि पिछड़ों का 27% आरक्षण आज तक लागू नहीं किया गया। हम ये मुझे बहुत ही सटीक बात आपने कही, और लगातार शिवदास भाई, अभी मैंने इसको पहले भी चर्चा में किया, लगातार पिछले दिनों अन्य पिछड़ा वर्ग के ऊपर तमाम तरह से जो जातियां होती हैं इस सरकार में उनको जिंदा जला दिया जाता है। 5 अगस्त को जब भूमि पूजन हो रहा था तो हमारे शिवदास भाई और तमाम साथियों ने उस दिन ब्लैक डे घोषित किया कि हमारी हैसियत क्या है। आप भूमि पूजन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में हैसियत क्या है। साथियों, मैं उसी बात पे कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं
कि आप ही लोग तो कहते हैं ना कि 85% है, तो 85% है तो जेलों में भी ज्यादा रहेंगे। अच्छा, जेलों में ज्यादा रहेंगे हम और नौकरियों में आप हमको कम करेंगे? गजब का सवाल है। अगर साफ तौर पे हम इस बात को कहेंगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग जहां जेलों में उसकी संख्या जो है लगभग 1,63,000 है, वहीं पर वहिला कैदियों में भी उसकी संख्या 31% महिला कैदी बंद है। और देखिए एक आंकड़ा और भी है कि जो भाई आप कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर बातचीत भी होती है। जेलों में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बंदी भी है, और जो देश के जिलों में सर्वाधिक बंदी उत्तर प्रदेश में 1.2 लाख है। मैं अभी इसको 1.4 लाख कह रहा था, सॉरी, मुझको अगर आंकड़े में कोई गड़बड़ी कोई कोरोना काल में ही मिला था। और इसके बाद मध्य प्रदेश में 44,000, फिर बिहार में 39,000। वहीं अनुसूचित जात जनजात और अनपिछड़ा वर्ग के भी सबसे कैदी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि अनुसूचित जनजात के सर्वाधिक कैदी मध्य प्रदेश के हैं। इन आंकड़ों में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का आंकड़ा शामिल है, मतलब कि अभी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का आंकड़ा इसमें शामिल नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ भाई, रामकिन भाई ने कहा कि बहुत सही कह रहे हैं आप, साथ ही आप सभी लोगों के साथ सहयोग से ही इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ेंगे। और सिद्धार्थ भाई ने भी कमेंट किया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों में ओबीसी की भागीदारी शून्य है। एकदम ओबीसी की भागीदारी शून्य है। वहीं पर अगर जेलों में देखेंगे तो पूरी भागीदारी उस जो आंकड़ा उससे भी जा रही है, लेकिन वहां पर तब ये लोग मनुवादी लोग जो मेरिटोरियस लोग हैं तब वहां पर सवाल नहीं उठाते हैं। वहीं पर देखिए फिर हम बात करें कि अनुसूचित जात जनजात और पिछड़ा वर्ग के सबसे ज्यादा कैदी उत्तर प्रदेश के हैं। ये उत्तर प्रदेश के तमाम जो बहुजन सवालों पे, वंचित समाज के सवालों पे जो साथी सवाल उठाते हैं, क्योंकि इस बात को समझ लेना चाहिए कि देश को ना आजाद किसी राजनीतिक पार्टी ने करवाया था, न वंचित समाज के अधिकार को कोई राजनीतिक पार्टी दिलवा सकती है। इस देश को आंदोलनों ने के सहारे ये देश आजाद हुआ था। और आज भी देखिए कि SC/ST एक्ट तो कमजोर किया जाता है तो आंदोलन होता है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट घुटने टेकता है। इस देश में 13 पॉइंट रोस्टर को जब नाम पर सुप्रीम कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट की पूरी आप देखिए कि वो आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात करेंगे, आरक्षण की आरक्षण को जो है वो कहेंगे कि इसका पुनः तरीके से कुछ जांचा जाए, परखा जाए, लेकिन जो सवर्ण समुदाय है उसमें कभी नहीं बात करेंगे कि इनको कितना हक ये खा रहे हैं, इस पे कभी नहीं बात करेंगे। हम कहते हैं साफ तौर पे जिसका जितना हक है उसको दिया जाए। और आरक्षण प्रगति का सवाल है कि हिंदुस्तान मुल्क की प्रगति करेगा कि नहीं। अब उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत है, यहाँ पे तमाम साथियों के लिए एक चुनौती है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात जनजात और पिछड़ा वर्ग के सबसे ज्यादा कैदी उत्तर प्रदेश में है। तो साथियों मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को बहुत दुख के साथ प्रकट करते हुए कि जब भी हम इस बात को रिहाई मंच या तमाम साथियों से कहते हैं, लोग इनकाउंटर के सवाल को, गैंगस्टर के सवाल को, NSA के सवाल को ऐसे मानते हैं जैसे कि सवाल इन बहुजन समाज का है ही नहीं। और उन्होंने आपकी धारणा में डाल दिया कि ये आप क्रिमिनल हैं, और आप लोग को लगता है कि ये क्रिमिनल जो मारा गया, जो पकड़ा गया, क्रिमिनल है। लेकिन सवाल सच ये है कि अगर देखा जाए तो इस देश में जितने भी अपराध के नाम पे तमाम लोग हैं उनको देख लिया जाए तो अपराधों के आंकड़ों में देख लिया जाए तो सदियों से कौन यहाँ पर अपराध करता था, किसके ऊपर अपराध करता था। और इस देश में आज भी जो छुआछूत, जो हक हकूक के सवालों को, जो अधिकार वंचित समुदाय को नहीं दिया जा रहा है, वो भी एक अपराध है और उस देश की सत्ता प्रतिष्ठानों द्वारा किया जा रहा है। जो भी बात की जा रही है कि विश्वविद्यालयों में ओबीसी की भागीदारी शून्य है, ये एक सवाल है। और उस ओबीसी की भागीदारी आपने विश्वविद्यालय शून्य कर दी है और जेलों में आप उसको सबसे ज्यादा भर दिए। सवाल साथियों बहुत है। और चूंकि अभी मुझे अभी कल ही हमारे आजमगढ़ में एक BDC साथी हैं, उनकी हत्या हो गई है और उसमें भी देखिए उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसमें भी देखिए पहले आया कि चुनावी रंजिश, उनका फेसबुक पलट दिया गया तो उसमें मुख्तार अंसारी के साथ फोटो आ गया तो कहा कि नहीं, इसकी जांच अब नए सिरे से की जाएगी। प्रज्ञा ठाकुर के साथ राजनाथ सिंह का फोटो आ जाता है, तब क्या जांच हो जाती है? एक सिंपल से एक लड़का BDC हत्या हुई है जिसकी,
लेकिन एक फेसबुक पे फोटो आ जाता है तो कहा जाता है कि इनकी जांच शुरू हो जाएगी। खैर वो एक अन्य विषय का सवाल है, लेकिन आज भी देखा जाए जो हत्याएं हो रही हैं जनप्रतिनिधियों की, या फिर जो लगातार जो लोगों पर जो है लगातार हमले हो रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर, उसमें भी देखा जाए तो सर्वाधिक रूप से जो वंचित समुदाय है उन्हीं के ऊपर हो रहा है। तो साथियों, बहुत सारी बातें हैं और बातों का हम लगातार हम लोग करते रहेंगे। और सिद्धार्थ भाई ने भी देखिए बात कही कि योगी सरकार के दौरान पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों पर हमले बढ़े हैं। अति पिछड़ों के उत्पीड़न और हत्या पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री दुख जाहिर भी नहीं करते हैं और न ही ट्वीट करते हैं। मैनपुरी में कुम्हार समुदाय के एक परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला देने पर आज तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री संवेदना कि एक शब्द बोले या लिखे। सवाल इनका बहुत जेन्युइन है कि जिंदा कुम्हार समुदाय के, प्रजापति समुदाय के लोग जला दिए गए, लेकिन आप जो है आप अमेरिका पे ट्वीट कर देते हैं, लेकिन आप यहाँ के लोगों के मरने के पे ट्वीट नहीं करते हैं, किसानों की शहादत पे ट्वीट नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि सवाल महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि हमें एक बार खुद में भी हमको इस बात को तय करना पड़ेगा कि हम इन सवालों को लेकर जो अन्य पिछड़ा समुदाय, दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय के जो तमाम लोग जेलों में बंद हैं, उनके लिए कैसे सवाल उठा सकें। उनका सिर्फ सवाल इस बात का भी है, जब हम जिंदा रहेंगे ना तब रिजर्वेशन के हक पा करके हम कुछ कर पाएंगे ना। यहाँ तो जब हमें इतनी बड़ी आबादी को आप जेलों में डाल दिए, उसको क्रिमिनलाइज कर दिए हैं, उसको एनकाउंटरों में मार रहे हैं, गुंडा गैंगस्टर लगा रहे हैं, तो जिस घर में जिस लड़के के बाप के ऊपर, माँ के ऊपर गुंडा गैंगस्टर में एनएसए में बंद होगा, वो बच्चे का, उस घर का बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। ये जो क्रिमिनलाइजी समझा की जा रही है स्टेट के द्वारा, इससे उस आदमी से, उस बच्चे से जाके पूछिए कि उसके घर का, जिसके घर का आदमी जेल में बंद है, उसकी पढ़ाई पे क्या असर हो रहा है, उसकी दवाई पे क्या असर हो रहा है, उसकी प्रगति पे क्या असर हो रहा है। साथ में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस पे हम लोग को गंभीरता से बात करना पड़ेगा और हम लोग इस पूरी लड़ाई को मजबूती से लड़ें। और आज हम किसान आंदोलन देश में चल रहा है, फिर से मैं कहूंगा कि किसान आंदोलन में हम लोग को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना पड़ेगा, बढ़ चढ़ के अपने सवालों को रखना पड़ेगा, क्योंकि किसान आंदोलन ने साबित किया है कि नौजवान मजदूरों की पूरी एकता ही हिंदुस्तान को, इस मुल्क को बचा सकती है। और इस मुल्क में हमारी जो अस्तित्व का सवाल है, बहुजन आबादी का सवाल है, उसको में ये किसान आंदोलन अगर की जीत में ही हमारी जीत है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समुदाय, हम दिहाड़ी मजदूर हैं, हम हर दिन खरीदते हैं, वो कहते हैं ना हर दिन कुआं खोदते हैं, हर दिन पानी पीने के लिए जो है, तो वही हालत हम लोगों की है। इसलिए किसान आंदोलन हमको मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। और चूंकि अभी जल्दी में मैं हूँ, फिर कभी बात करेंगे। और आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने इस बहस को और आगे हम सब लोग बढ़ाएं और इसको और मजबूत करें। शुक्रिया साथियों। इंकलाब जिंदाबाद।